नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जो आपके कक्षा 11 के भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वायुमंडल वाली यूनिट, जो आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसमें वायुमंडल वाली यूनिट है, उसको हमने कंप्लीट किया। इस वायुमंडल की यूनिट में आप देखोगे जो 12वां लेसन है विश्व में जलवायु, ये हमारे पाठ्यक्रम से कोरोना काल के दौरान हटा दिया गया। इसके बाद आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक में 2 यूनिट बाकी रहती है। एक होती है आपकी जलमंडल, ठीक है, और दूसरी यूनिट आपकी जैवमंडल, यानी जैवमंडल के 2 लेसन और जलमंडल के 2 लेसन, यानी 4 लेसन उसमें बाकी है। लेकिन हमने जो अपने पाठ्यक्रम के दौरान जो दूसरी पुस्तक है, कौन सी, भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण, इस पुस्तक में हमने एक भी लेसन स्टार्ट नहीं किया। इस कारण उन 4 लेसन को हम बाद भी पढ़ेंगे और हम इस बुक से भारत के भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए जो लेसन है उनको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के लेसन है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो लेसन है वो है भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय। देखो, भारत एक सामान्य परिचय को हम पढ़ें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा भारत है उसकी एक्सटेंशन या लोकेशन, जो इसका विस्तार और उसकी अवस्थिति है वो कौन से क्षेत्र में है। भारत को जानने से पहले हम जाने कि भारत एक प्राचीनतम जो सभ्यताओं के माध्यम से बसा हुआ प्रदेश है और इसको किन किन नामों से जाना जाता है और ये नाम किसने दिए, ये नाम किसने दिए और ये नाम किन स्थितियों के आधार पर दिए, ये हम जानेंगे। तो भारत एक सामान्य परिचय को जानने से पहले देखें कि भारत जो है वो सबसे पहले ये हमारा भारत नाम क्यों पड़ा देश का, भारत नाम क्यों पड़ा। तो भारत नाम देश का पड़ा, इसके पीछे क्या थे, जो आर्य, भारत को आर्यों की भूमि कहा जाता है। आर्य का मतलब सभ्य पुरुष, और ये आर्य आपके यूरोपीय क्षेत्रों से, आपके उत्तरी भाग से ये आए, ये आर्य थे। इन्होंने आकर के यहाँ पे भरत नाम के जो वंश था, एक जो क्या था, अनार्य था, उन अनार्यों को क्या किया, पराजित कर दिया। और उन अनार्यों की शाखा को पराजित करने के कारण और उन अनार्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के कारण इस भारत का, इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। पहला, भारत, आर्यों ने क्या है, भरत नाम के जो एक शाखा है, वंश की एक शाखा जो अनार्य थी, उस पे क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। इसके कारण भारत का नाम क्या पड़ा, आपके भारत पड़ा, भरत के नाम पे। इस शाखा को इसने हटाया इसलिए। अब दूसरी बात हम करें कि भारत का नाम वो भाई इसके आधार पे क्या पड़ा था, इसका भारतवर्ष। और दूसरी बात करें तो क्या, हिंदुस्तान। भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो भारत का नाम हिंदुस्तान दिया किसने, ईरानियों ने दिया। किसने दिया, ईरानियों ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि जो अपना भारत है, भारत का भाग है और ये आपका पाकिस्तान का भाग है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र तक जाती है। और यह है इन जो आपके पश्चिमी आपके खाड़ी प्रदेश है उनको और भारत को क्या थी, अलग कर रही थी। इस कारण से, और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपकी, हिंदुकुश, कौन सी, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। और इस हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के आधार पर ही भारत का जो नाम है वो क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। भारत का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। और ये हिंदुस्तान किसने दिया, ये भारत का नाम
हिंदुस्तान जो है वो किसने दिया? ईरानियों ने दिया। किसने दिया? ईरानियों ने दिया। तो पहले आर्यों के आधार पे नाम दे दिया इसने भारतवर्ष, और दूसरा नाम हो गया आपका हिंदुस्तान। अब तीसरे नाम की बात करें, इंडिया। तीसरा नाम क्या है? इंडिया। इंडिया जो नाम है वो दिया किसने? यूनानियों ने। किसने दिया? यूनानियों ने। और यूनानियों ने ये नाम किसके आधार पे दिया? क्योंकि भारत से एक नदी सभ्यता भी थी, नदी बहती थी और बहती भी है। कौन सी? सिंधु। पहले तो पूर्ण रूप से भारत में थी, पाकिस्तान जब मिला हुआ था। अब वो पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्रों के अंदर क्या हुई? प्रवाहित होती है। तो सिंधु को ये लोग क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। और इसी सिंधु के नाम पर इस भारत का जो नाम है, यानी हमारे देश का नाम है, वो क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। भारत के संविधान में क्या नाम दिया हुआ है? तो भारत के संविधान आपके अनुच्छेद 1 में नाम, भारत के संदर्भ में जो नाम प्रयुक्त हुआ तो ये नाम था इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, दैट इज भारत। ये शब्द आपके प्रयोग हुआ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत। ये शब्द आपके संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा भारत का जो सबसे प्राचीनतम नाम देखें वो है मेलुहा या मेलुखा। ये नाम आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़ा हुआ नाम है। और ये नाम किसने रखा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें ये नाम है वो किसने दिया था? तो सुमेरियन सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने ये नाम आपके रखा मेलुहा या मेलुखा। तो भारत जो है उसका नामकरण है विभिन्न आधार जो मैंने बताए भी उनके आधार पर हुआ। अब नामकरण के बाद जो दूसरा बिंदु आता है कि नामकरण के बाद भारत की अवस्थिति, वो विश्व में कौन से क्षेत्र में भारत की अवस्थिति है। तो भारत की अवस्थिति को जानने से पहले हम भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को जान लेते हैं। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है? अक्षांश व देशांतर सामान्यतया ग्लोब, पहले की क्लासों में आपने पढ़ा है ये चीज, जो अपना ग्लोब है, ग्लोब पर जो रेखाएं जो कैसी है? काल्पनिक है। और ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अब आपके अक्षांश तो कौन सी होती है और देशांतर कौन सी होती है? ऐसी रेखा जो आपके पूर्व पश्चिम में विस्तारित है। इधर से किधर? आपके पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में विस्तारित है। और पूर्ण रूप से कैसी है? वर्तीय रेखा है। कैसी रेखा है? वर्तीय रेखा है। और किसके आधार पर निर्मित हुई है? यह वर्तीय रेखा किसके आधार पर निर्मित हुई है? तो कोणीय आधार पर निर्मित हुई है। तो ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट बनी हुई जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखा है? वर्तीय रेखा है। और ये वर्तीय रेखा किसके आधार पर बनी है? कोणीय आधार पर बनी है। और ये रेखाएं, दीर्घवर्तीय जो रेखाएं हैं, उनकी जो हम बात करें उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में क्या है? ये विभाजित या अवस्थित है। और ये जो है किसके आधार पे? समानांतर रेखाएं हैं। कैसी है? समानांतर रेखाएं। तो एक शब्द एक लाइन में एक इसकी परिभाषा देखें तो
ग्लोब पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और एक दीर्घवृत्त में होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्त में होती है। और यह रेखा किसके आधार पे? कोणीय आधार पर खींची जाती है। और इन समानांतर कोणीय आधार पर खींची गई वर्तीय रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ग्लोब पर यह रेखा 0 डिग्री, जो भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर विस्तारित होती है। उत्तर की ओर जो भाग है और दक्षिण की ओर भाग है, ये आपके उत्तरी की ओर जो भाग है उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में जो भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो 0 डिग्री भूमध्य जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, वो ग्लोब को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके उत्तर में आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है 90। कितनी होती है? 90। ऊपर जो पोल होता है वो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक मात्र बिंदु होती है। दक्षिण में भी ये क्या होती है? 90 होती है। पोल है वो बिंदु होता है। तो उत्तर और दक्षिण 2 क्षेत्रों में इसका क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। अब ये अक्षांश रेखाएं हैं जो एक तो कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये कौन सा हो गया? दक्षिण गोलार्ध। अब अक्षांश रेखाओं की हम बीच की दूरी की बात करें, ये जो दूरी है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और ये कटिबंध है वो टेम्परेचर जोन है जो सूर्य की किरणों के आधार पे, ताप के आधार पे क्या हो निर्मित हुए हैं। ये जो रेखा है यानी कटिबंध है, इसके बीच की दूरी है वो आपके 111 किलोमीटर, और ऊपर जाएंगे तो यह दूरी क्या होती है? क्रमशः बढ़ती है। मैंने एक्चुअल बताई है, ठीक है। ये 110.5 से लेकर के और 111.7 तक क्या है? ये बढ़ती है। भूमध्य रेखा पे कम होती है और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और एवरेज करके कितनी है? 111 किलोमीटर इसकी दूरी मानी जाती है। तो ये आपकी देशांतर समझ में आ गया, सॉरी अक्षांश आपके समझ में आ गया। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करें, देशांतर क्या है? तो ग्लोब पर खींची जाने वाली कौन सी रेखा? यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा भाई ये तो कैसी थी? वृत्ताकार थी। ये अर्धवर्तीय है। यामोत्तर का मतलब क्या है? अर्धवर्तीय है जिसका विस्तार नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ये एक केंद्र से दूसरे केंद्र पे क्या है? जाकर के मिल जाती है। एक केंद्र से दूसरे केंद्र पे जाकर के मिल जाती है। तो ग्लोब पर खींची जाने वाली कोणीय आधार पर निर्मित अर्धवर्तीय रेखा, कौन सी रेखा? अर्धवर्तीय रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? यामोत्तर रेखा, वो कौन सी होती है? देशांतर रेखा कहलाती है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाकर के मिलती है। और भूमध्य रेखा पे इनकी जो दूरी है वो ज्यादा होती है और आपके ध्रुवों की ओर जाते हुए इनकी दूरी में क्रमशः कमी आती जाती है। और लास्ट में आपके 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी में ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये जो दूरी है आपके किसकी? देशांतर के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं गौर। क्या कहते हैं? गौर। और यह भूमध्य रेखा पे लगभग वही है, 111 है, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक बार मैं देशांतर को भी रिपीट कर देता हूं। ग्लोब पर खींच जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित है, अर्धवर्तीय है और यामोत्तर है, अर्धवर्तीय है और यामोत्तर है।
भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी यानी गौर है वो सर्वाधिक होती है, और उत्तर जाए तो क्या होती है, कम 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 होती चली जाती है। अब बात करें कि जो आपकी जो रेखा है ये कौन सी, देशांतर रेखा, जो सबसे बीच वाली रेखा है, जैसे हमने भूमध्य रेखा पढ़ा था सबसे बीच वाली, ये दो गोलार्धों में विभाजित कर रही है पृथ्वी को, एक तो उत्तरी और एक कौन सा, दक्षिणी। ऐसे ही आपके 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये मध्याह्न रेखा आपके ग्लोब को दो भागों में बांट रही है। इसके इधर वाला भाग तो क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर वाला भाग क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। तो दो भागों में विभाजित कर रही है। हम केवल पढ़ने जा रहे थे क्या, भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, और ये भी आपको समझाना जरूरी था कि अक्षांश और देशांतरी विस्तार होता क्या है। तो अक्षांश समझ में आ गया और देशांतर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अक्षांश का क्या महत्व है और देशांतर का क्या महत्व है। अक्षांश का महत्व है किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए किसका महत्व माना जाता है, अक्षांश का महत्व माना जाता है। किसी स्थान की जलवायु को जानने के लिए, किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, किसी स्थान की जलवायु को जानने के लिए किसका महत्व माना जाएगा, आपके अक्षांश का महत्व माना जाएगा। और किसी स्थान की स्थिति और समय, किसी स्थान का समय और किसी स्थान की स्थिति आप जानो तो समय और स्थिति दोनों के लिए आप किसका चयन करोगे, देशांतर रेखा का, क्योंकि किसी भी स्थान की स्थिति के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की उपयोगिता है, दोनों की उपयोगिता है। कैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि आपके 75 डिग्री देशांतर पर वह क्षेत्र स्थित है, तो 75 डिग्री आपके नॉर्थ से लेके और साउथ तक आएगी पूरी। 75 डिग्री पूरी मान लो नॉर्थ से लेके साउथ तक, कहीं भी हो सकता है, तो पूरे क्षेत्र को ढूंढोगे आप। और मैंने बोला कि 75 डिग्री ईस्ट जो आपका पूर्वी देशांतर, और आपके 90 डिग्री या यू बोल सकते हो 30 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी अक्षांश। अब ये आपकी क्या हो गया कि उस क्षेत्र की स्थिति आपको निश्चित हो गई। अब 75 डिग्री वाली पूर्वी देशांतर वाली लाइन पे जाएंगे, यानी उस देशांतर रेखा पे जाएंगे और वहां हम ढूंढेंगे कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है। तो यहाँ जो दोनों मिलते हैं 75 और 30, तो उस स्थान को हम चुन लेंगे कि ये स्थान जो है वो जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो स्थान यही है। तो दोनों का यानी अक्षांश और देशांतर दोनों का स्थिति को जानने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति जो है वो कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर है, इसको हम जाने और भारत की एक्सटेंशन और अवस्थिति और विस्तार दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब में भारत की स्थिति को जाने। तो देखो इतना समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर का महत्व भी क्या होता है, देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं जो है मुख्य है उनको मैं बता रहा हूं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 66.5 डिग्री उपध्रुवीय नॉर्थ उपध्रुवीय वर्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुववर्त। ये हमने पहले भी भौतिक भूगोल में देखा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके ये नॉर्थ आ गया 90 डिग्री और ये आ गया 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा देखें आप, हम विस्तार की बात करेंगे तो भारत का विस्तार जो है वो कौन से क्षेत्र में है, तो
तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। और वैसे मुख्य भूमि का बता रहा हूं, वैसे देखें तो 6 डिग्री 40 मिनट 45 मिनट है और 10 सेकंड है। 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड है, वो आपका क्या है, दक्षिणी निकोबार का जो पॉइंट है। और मुख्य भूमि का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो आपका किसका है, मुख्य भूमि का। और इसके बाद हम बात करें देशांतरी विस्तार की बात करूं तो देशांतरी विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमने अभी जस्ट बात की थी अक्षांश और देशांतर की, तो इसके कारण बताया था कि अक्षांश है 2 भागों में विभाजित करता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर है वो 2 भागों में विभाजित करता है, एक पूर्वी गोलार्ध एक पश्चिमी गोलार्ध। तो ये दोनों लोकेशन देखना, तो आप लोकेशन देखो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी अक्षांश देशांतर। तो उत्तर और पूर्व देखो, ये आपका कौन सा है, पूर्वी, और ये आपका कौन सा है, पश्चिमी, ये आपका कौन सा उत्तरी, और ये कौन सा दक्षिणी। तो हमें कौन सा चुनना है, हमें चुनना है कौन सा, उत्तरी और पूर्वी, ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। हमें कौन सा चुनना है, नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। तो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हमने चुना। अब अपने आता है 8 डिग्री 4 मिनट, तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर जो आपका जो भाग देखें, यहाँ पे आपके आ गया 8 डिग्री 4 मिनट, आपने चुन लिया 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर देखें तो आपके 37 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर कितना है, 37 डिग्री और 6 मिनट। और इधर देखें तो 68 डिग्री, और इधर देखें तो आपके 97 डिग्री। हम चुनते हैं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री और 25 मिनट, ये हमने चुना। अब भारत की लोकेशन इसके बीच में, भारत की स्थिति आपके कर्क रेखा आपके इसके मध्य से गुजरती है। भारत की स्थिति इस क्षेत्र में है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है और भारत की स्थिति इस क्षेत्र में होके आती है। तो इस प्रकार से देखें कि भारत का विस्तार कौन से गोलार्ध में है, तो आपके प्रश्न आ गया, तो भारत का विस्तार कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इस एक्सटेंशन के आधार पे। और 6 डिग्री 45 मिनट और आपके 10 सेकंड की बात करें तो आपके अंडमान निकोबार है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, जो आपके जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड। 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड जो आपका बिंदु है वो कौन सा है, इसका दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको 2 तरीके से प्रश्न आ जाए कि मुख्य भूमि का कर्तव्य कहां से स्टार्ट है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और द्वीपीय सहित मतलब जो भूमि है उसका भी कहां से स्टार्ट है, 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड से स्टार्ट है। इसके बाद देखें कि भारत का जो विस्तार हमने देखा कि कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार का तो क्या महत्व है और देशांतरी विस्तार का क्या महत्व है। तो अक्षांशीय विस्तार तो क्या है, स्पष्ट कर रहा है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से जा रही है, ठीक है। भारत के मध्य से क्या जा रही है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है। तो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसने, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। और दक्षिण में देखें तो मानसून प्रभावी है, तो कैसी जलवायु होगी, मानसूनी जलवायु। तो आपका जो अक्षांशीय विस्तार है वो बताता है कि भारत में उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात मैं करूं कि देशांतरी विस्तार क्या कहता है, तो देशांतरी विस्तार कहता है कि भारत का जो विस्तार है उसमें अंतर देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। तो अंतर देखो, इसमें अंतर हुआ कितना,
आपने 18 और इधर देखिए अंतर कितना हुआ 29, कितना हुआ 29। तो 29 डिग्री 18 मिनट का इसमें अंतर है। तो आपने पढ़ा भी है पहले की क्लासों में, और मैं रिपीट कर देता हूं कि 1 डिग्री देशांतर के अंदर 4 मिनट का समय का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर में कितना 4 मिनट का, और 1 मिनट देशांतर में 1 मिनट के अंदर आपके 4 सेकंड का क्या होता है अंतर होता है। तो इस स्थिति को हम क्या है समय की गणना के आधार पे देखते हैं। तो समय की गणना करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, किससे 4 मिनट से, किससे करेंगे 4 मिनट से। तो 4 मिनट से 29 को अगर मल्टीपल करते हैं तो आपके कितना आता है, 4 मिनट से किया तो कितना है 9 चौक 36 और 8 और 3 11 116। अब इसको मैंने 4 किससे किया मिनट से किया तो कितना आया 72, कितना आया 72। अब 72 क्या आया 4 मिनट और 4 सेकंड से हमने गुणा किया, तो 4 सेकंड से गुणा किया तो क्या आया 72 सेकंड, और ये किया तो हमने क्या आया कि 116 मिनट, 116 मिनट, 116 मिनट और 72 सेकंड है। तो 72 सेकंड की एक जो मिनट है हमने इधर मिला दी तो कितना हो गया 117 मिनट, 117 मिनट, और कितनी सेकंड रह गई 12 सेकंड रह गई। अभी इसको हमें घंटे में बदले, 117 मिनट को हम घंटे में बदलें तो आपके सीधा सीधा निकल रहा है कि 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट। तो 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा तो पूरा हो गया, और इसके बाद में रह गई कितनी 57 मिनट, और कितनी सेकंड रह गई आपके 12 सेकंड रह गई। तो देशांतरीय आधार पे हम समय की गणना करें तो हमारा पूर्वी भाग है, यानी आपके अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्रदेश है हम अगले वीडियो में और इसको डिटेल से पढ़ेंगे किबुतु। और इधर देखें तो आपके गुजरात का जो क्षेत्र है गोरमोता, इसके बीच में समय का अंतर कितना है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, यानी आपके अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड पहले उगेगा, और यहाँ पे सूर्य 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड बाद में उदित होगा। तो हमने दोनों का महत्व जान लिया, अक्षांश का क्या महत्व है, देशांतर का क्या महत्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट इस के अंतर्गत जैसे हम भारत की जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार को जानते हैं, भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।